अरविंद केजरीवाल की रेवड़ी पॉलिटिक्स पंजाब का दिवाला निकालने के लिए काफी है। सत्ता और वोट के लालच में अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया और सरकार बनने के बाद भगवंत मान ने उसे पूरा भी कर दिया। लेकिन भगवंत मान की सरकार अब इस मुफ्त रेवड़ी के बोझ तले दब चुकी है। पहले से ही कर्ज में डूबे पंजाब के लिए अब एक नई मुसीबत है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार को बिजली सब्सिडी के रूप में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक चुकाने हैं, जो कि संभवतः चालू वित्त वर्ष के अंत में बढ़कर 23,000 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। और इतनी बड़ी रकम चुकाने का दम कम से कम पंजाब जैसे राज्य के पास तो अभी नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों को भुगतान की गई कुल सब्सिडी 1997-1998 वित्तीय वर्ष में, जब राज्य में पहली बार फ्री बिजली की घोषणा हुई थी, तब 604 करोड़ 57 लाख रुपए थी। राज्य में पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर पट्टल ने 1997 में कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली की आपूर्ति की घोषणा की थी। तब से वित्तीय रूप से अस्थिर इस राज्य ने पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को 1.18 लाख करोड़ रुपए का भुगतान अकेले बिजली सब्सिडी के रूप में किया। यह आंकड़ा बीते वित्तीय वर्ष तक का है। बीते 25 वर्षों में सब्सिडी का लाभ यहाँ के किसानों, अनुसूचित जाति समुदायों और उद्योग के क्षेत्र को हुआ। हालांकि सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार के तहत ये स्थिति बिगड़ती दिख रही है, क्योंकि राज्य को बिजली कंपनी को विभिन्न श्रेणियों के लिए बिजली सब्सिडी के रूप में 22,962 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, जो कि काफी बड़ी राशि है और ये किसी भी सरकार द्वारा बिजली प्रदाता को किया गया एक रिकॉर्ड भुगतान होगा। सरकार चालू वित्त वर्ष में बिजली सब्सिडी के लिए 15,846 करोड़ रुपए का भुगतान करने का इरादा रखती है। इसमें पीछे का 7,117 करोड़ 86 लाख रुपए बकाया शामिल है। सरकार 6,947 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने और 2,503 करोड़ रुपए उद्योगों को मुफ्त बिजली देने पर खर्च करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार 22,962 करोड़ रुपए की भारी राशि में पंजाब के नागरिकों के लिए 300 मुफ्त यूनिट बिजली भी शामिल है। राज्य सरकार 1997 के बाद से ही बिजली सब्सिडी देती रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हर किसी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर राज्य के खजाने पर दबाव बढ़ा दिया है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक नॉन पीक डिमांड के दौरान भी बिजली खपत 14,000 मेगावाट पर स्थिर बनी हुई है। इससे साफ तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि बिजली की सब्सिडी में बढ़ोतरी होगी और राज्य के खजाने में और कमी आएगी। बढ़ती बिजली सब्सिडी की वजह से राज्य के करदाता कथित तौर पर प्रति घंटे 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि चुका रहे हैं। जब पूर्व सरकार ने पिछले साल 7 किलोवाट लोड तक 3 रुपए प्रति यूनिट रिफंड की घोषणा की थी, तो कई ग्राहकों ने राहत पाने के लिए अपनी खपत कम कर दी थी। लेकिन मान सरकार को सब्सिडी के एवज में इस वित्तीय वर्ष 2,300 करोड़ रुपए चुकाने हैं। पंजाब राज्य के 74 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 87% को नवंबर में शून्य बिल मिला है। साथ ही बिजली कंपनी को पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादे की वजह से 1,880 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस भी अब अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर है और उसी तरह जनता को बेवकूफ बना रही है, जैसे आम आदमी पार्टी हर चुनाव से पहले करती है और सत्ता में आते ही बहाने बनाने लगती है। यानी झूठे वादे करके सत्ता में आ जाओ और सत्ता हाथ में आते ही वादों को पूरा न करो, उसके बहाने ढूंढो। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को फिर से लागू करने का जनता से वादा किया, लेकिन अब जब किसी तरह से सत्ता हाथ लग ही गई तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस ने फंड का रोना शुरू कर दिया और केंद्र सरकार से सहायता की गुहार भी लगाने लगे। पहली कैबिनेट बैठक होने के बाद से ही हिमाचल के कांग्रेस विधायक फंड की कमी का रोना रो रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए केंद्र की आर्थिक मदद की आवश्यकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहाड़ी राज्य को विशेष आर्थिक मदद देने की अपील की है। मतलब ये कि अगर मोदी सरकार ने अलग से पैसा नहीं दिया तो राज्य सरकार ओपीएस का वादा पूरा नहीं कर पाएगी और सारा ठिकरा मोदी सरकार पर फोड़ा जाएगा। यही अब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में और उनके सिपहसालार भगवंत मान पंजाब में करते आ रहे हैं। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के समर्थन की आवश्यकता होगी। हमें पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। मैं प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से राज्य के प्रति उदारता दिखाने का आग्रह करता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच एक सकारात्मक संबंध की उम्मीद भी जताई है।
उन्होंने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अपने पिता वीरभद्र सिंह के संबंधों का हवाला दिया। वहीं जब हिमाचल प्रदेश की नई नवेली कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का वादा किया था, तभी अर्थशास्त्रियों ने यह आशंका व्यक्त की कि इससे राज्य के विकास की संभावनाओं को गंभीर नुकसान पहुंचेगा, कर्ज में और वृद्धि होगी। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश का ऋण जीएसडीपी के 43% के करीब था। इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में वित्त विभाग को एक विस्तृत प्रस्ताव के साथ जल्द से जल्द आने का निर्देश दिया है। कांग्रेसियों के हर कृत्य की पोल खुद कांग्रेसी ही खोल देते हैं। आजकल ये जिम्मा मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया और पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सिपहसालारों ने उठा रखा है। पहले खुद कमलनाथ भारत जोड़ो यात्रा की पोल खोलते हुए बुजुर्ग नेताओं पर पदयात्रा में कई किलोमीटर चलाने के भारी दबाव की बात कह रहे थे। फिर उनके बेटे नकुल नाथ ने यात्रा की कलाई खोलते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भीड़ तो उनकी रैली में होती है। और अब कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी बुरी तरह से फंस चुके हैं। दिल्ली की एक अदालत ने उर्वरक घोटाला और रिश्वत के रूप में 685 करोड़ रुपए के भुगतान से जुड़े धन शोधन के एक मामले में रतुल पुरी को तलब किया। पुरी कथित उर्वरक घोटाला और 685 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। स्पेशल जज विकास ठुल ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए पुरी को तलब किया और 18 जनवरी से पहले कोर्ट में पेश होने को कहा। जज ने ईडी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा की दलीलों पर गौर करते हुए आदेश पारित किया कि प्रथम दृष्टया इस मामले में पुरी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। मजे की बात यह है कि पुरी ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर घोटाला मामले और मोजर बियर घोटाले में भी आरोपी हैं। फिलहाल दोनों ही मामलों में वे जमानत पर हैं। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने पूरे मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए पुरी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा की दलीलों पर गौर करते हुए आदेश पारित किया कि प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में पुरी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। पुरी ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में और मोजर बियर घोटाले से जुड़े मामलों में भी आरोपी हैं। फिलहाल दोनों घोटालों से जुड़े मामलों में जमानत पर हैं। ईडी ने बताया कि उर्वरक घोटाले में आरजेडी के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह और इफ्को के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूएस अवस्थी भी शामिल हैं। मामला 2007 से 14 के बीच अवस्थी इंडियन पोटाश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पीएस गहलोत और अन्य विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को कथित तौर पर रिश्वत के रूप में दिए गए 685 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान से संबंधित है। ईडी के अनुसार इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को एक बहुराज्य किसान सहकारी समिति है, जबकि आईपीएल उसकी एक कंपनी है जो उर्वरकों की आपूर्ति करती है। सरकार दरों को किफायती रखने के लिए उसे सब्सिडी प्रदान करती है। बहरहाल कमलनाथ और उनके सिपहसालार खुद ही कांग्रेस को बेनकाब कर रहे हैं और विपक्ष को हमला करने का मौका भी खूब दे रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और कैलाश गहलोत की सारी पोल पट्टी खोलने के मूड में है, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर की वजह से हो रहे नुकसान ने अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी को बेचैन कर दिया है। प्रोटेक्शन मनी को लेकर जेल की सुरक्षा का इंतजाम करने वाले अब उनकी जान के पीछे पड़ गए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर एलजीबी सक्सेना को पत्र लिखकर कहा कि मंडोली जेल के जेड सुपरिटेंडेंट और उनके डिप्टी लगातार उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और ये जेल अब उसके लिए सुरक्षित नहीं रही। उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखी चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि मंडोली की जेल नंबर 14 के सुपरिटेंडेंट राजकुमार और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जय सिंह जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एलजी को लिखी चिट्ठी में सुकेश ने जेल में बंद दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा कि राजकुमार और जय सिंह को वो साल 2017 से जानता है और तिहाड़ जेल में जब वो बंद था उस वक्त इसने राजकुमार को करीब 1.25 करोड़ रुपए और जय सिंह को करीब 35 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए थे। सुकेश का आरोप है कि इस रिश्वतखोरी का खुलासा करने की वजह से दोनों सत्येंद्र जैन के इशारे पर मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पहले सुकेश ने तिहाड़ जेल के डीजी को लेटर लिखकर जेल अधिकारियों पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा उसने जेल के वरिष्ठ अधिकारियों से खतरा होने की भी बात की शिकायत की थी। सुकेश ने इससे पहले दिल्ली की मंडोली जेल में रहने के दौरान जान का खतरा बताया था। इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट से भी जेल ट्रांसफर की अपील की थी।
सुकेश ने डीजी जेल को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा कि जेल नंबर 14 में जिन सुपरिटेंडेंट राजकुमार और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जय सिंह का ट्रांसफर किया गया, वो सुपरिटेंडेंट राजेश चौहान के कहने पर मुझसे 1.25 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत ले चुके हैं। उसने बताया कि जब साल 2019-20 में वो जेल नंबर 4 में कैद था, तब उसने ये रिश्वत ली थी। इसके बाद साल 2021 में राजकुमार मुझे धमका रहा है, हर महीने 5 लाख रुपए की वसूली कर रहे थे। इसकी शिकायत मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी की थी। ये पैसा मेरे सचिव द्वारा अलग अलग अकाउंट से ट्रांसफर किया गया। सुकेश ने आरोप लगाया कि जब मैं जेल नंबर 1 में बंद था, तब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जय सिंह ने साल 2021 में अपने एसोसिएट डिप्टी सुपरिटेंडेंट के साथ मिलकर मुझे पीटा था और मेरे परिवार को अभद्र भाषा बोली थी। इसकी शिकायत मैंने संदीप गोयल और बाद में हरिनगर पुलिस स्टेशन में की थी। सुकेश ने डीजी तिहाड़ से अपील की थी कि अब इस जेल में उनकी जान को राजकुमार और जय सिंह से खतरा है, लिहाजा या तो उसकी जेल बदली जाए या फिर इन दोनों का ट्रांसफर करवा दिया जाए। इसके पहले सुकेश ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से खुद की जान को खतरा बताया। दिल्ली का उपराज्यपाल कोई हो, आम आदमी पार्टी उन पर लगातार हमले करती है और रटा रटाया ये आरोप लगाती है कि एलजी साहब काम नहीं करने देते, एलजी साहब दिल्ली का विकास नहीं होने देना चाहते, फिर कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार को मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन गजब यह है कि अरविंद केजरीवाल से लेकर उनकी पार्टी का कोई नेता यही सब बार बार दोहराने से बाज नहीं आता। अरविंद केजरीवाल के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तो एलजीबी के सक्सेना से उसी दिन से ज्यादा खफा हैं जिस दिन से उनके हजारों करोड़ के शराब घोटाले का भांडा फूट गया। ये बात तब से सिसोदिया कई बार दोहरा भी चुके हैं कि चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर एलजी साजिश रच रहे हैं। उन सब के बीच मनीष सिसोदिया ने एक पत्र लिखकर एलजी को उनके कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में ज्ञान देने की कोशिश की। शराब घोटाला में चार्जशीट सिसोदिया ने पत्र दाखिल कर एलजी से कहा कि आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, सीधे अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि आप अफसरों को सीधे कमान जारी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि एलजी साहब सरकार को रोजमर्रा के कामों में दखलंदाजी कर रहे हैं। आप मंत्रियों को साइड करके सीधा अफसरों को आदेश देते हैं। गलत काम न करने पर अफसरों को सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। सिसोदिया ने चिट्ठी में आगे लिखा कि मेरे संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए जिनके बारे में मुझे आपको बताने के लिए चिट्ठी लिखने पर मजबूर होना पड़ा। आपकी कार्यालय ने हाल ही के दिनों में विभिन्न विभागों से फाइल्स मंगवाई। आपने संबंधित मंत्री और कैबिनेट को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए अधिसूचना तक जारी की और कई कार्यों को मंजूरी भी दे दी। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन के अलावा सभी काम दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली की निर्वाचित सरकार है जो सभी विधायी और कार्यकारी निर्णय लेने के लिए बाध्य है। देश के घोटालेबाज नेताओं के मुकदमे लड़ने के लिए मशहूर कपिल सिब्बल को जब अदालतों में मात मिलने लगी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उनका इरादा महज कोर्ट को दबाव में लेने का था। अब यही काम सोनिया गांधी ने शुरू किया। असल में सोनिया गांधी के दामाद और सरकारी जमीन घोटाला मामले में फंसे रॉबर्ट वाड्रा की याचिका राजस्थान की अदालत ने रद्द कर दी है। अब रॉबर्ट वाड्रा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। इसी बात से बौखलाकर सोनिया गांधी ने जुडिशरी के खिलाफ टिप्पणी कर दी। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार न्यायिक सुधार के बहाने जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सोनिया गांधी की इस टिप्पणी के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोनिया गांधी को अपने रडार पर लिया। जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी की जुडिशरी को कमजोर करने वाली टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कहा कि अगर वे इस मामले में कुछ नहीं कह पाते तो वो अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों को निभाने में असफल रहते। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन में कहा कि उन पर जुडिशरी को कमजोर करने का आरोप लगाया जा रहा है जो उचित नहीं है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि न्यायपालिका को लेकर कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी की टिप्पणी उनकी समझ से परे है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की टिप्पणी पूरी तरह से गलत है और ये लोकतंत्र में भरोसे की कमी की तरफ इशारा करती है। ये लोकतंत्र का स्तंभ है। मैं नेताओं से आग्रह करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वे उच्च संवैधानिक पदों पर पक्षपात का आरोप न लगाएं। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने सदन में इस मामले को उठाया था। कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मांग करते हुए कहा कि अगर एक लोकसभा सदस्य बाहर बात करती है तो सदन में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी ने कहा था कि सरकार न्यायिक सुधार के बहाने जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इस टिप्पणी को उपराष्ट्रपति ने अशोभनीय बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
शरद पवार और उनकी पार्टी एनसीपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार एनसीपी के मतदाताओं में अपनी पैठ बढ़ाती जा रही है और लगातार कई मुद्दों को एनसीपी के हाथ से छीनती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा में भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर एनसीपी नेता जयंत पाटिल को विधानसभा के मौजूदा शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। जयंत पाटिल ने सदन के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसे एनसीपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा में एनसीपी का पक्ष रखने के लिए अक्सर जयंत पाटिल ही सामने आते थे। वे शरद पवार के खास भरोसेमंद लोगों में गिने जाते रहे हैं। गौरतलब है कि एनसीपी विधायक जयंत पाटिल की राहुल नार्वेकर के खिलाफ टिप्पणी के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव पेश किया। एनसीपी विधायक के खिलाफ प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया। पाटिल 30 साल से ज्यादा वक्त से सदन के सदस्य हैं। जयंत पाटिल को नागपुर और मुंबई विधानसभा दोनों के परिसर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य विधानसभा का सत्र 30 दिसंबर तक चलेगा। जयंत पाटिल 3 दशक से अधिक समय से महाराष्ट्र विधानसभा में इस्लामपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पाटिल उद्धव ठाकरे मंत्रालय में जल संसाधन विभाग के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले वो ग्रामीण विकास मंत्री, वित्त मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री तक रह चुके हैं। जयंत पाटिल ने 1990 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर सांगली जिले के वालोवा से चुनावी मैदान में उतरे थे। तब से उन्होंने इस्लामपुर वालोवा निर्वाचन क्षेत्र का 7 बार प्रतिनिधित्व किया। पाटिल ने 39 साल की उम्र में अपना पहला बजट पेश करते हुए महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के वित्त मंत्री का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने लगातार 10 बार महाराष्ट्र सरकार का बजट पेश किया। बहरहाल जयंत पाटिल को निलंबित करके विधानसभा सदस्यों ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि अमर्यादित भाषा को सदन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं एनसीपी को अब अपने मतदाताओं के मुद्दों को सदन में उठाने के लिए उनके वरिष्ठ नेता की कमी भी जरूर खलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गईं और बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त व मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी उनकी और उनकी मां मोरिन वाड्रा की याचिका खारिज कर दी गई। इससे आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा सहित 9 याचिकाकर्ताओं की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। लेकिन बढ़ती परेशानियों के बीच वाड्रा के फ्रस्ट्रेशन का शिकार बेचारे मीडिया वाले हो रहे हैं। वाड्रा उस वक्त बेहद बिफर गए जब एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया। सवाल सुनते ही वाड्रा भड़क गए। दरअसल रिपोर्टर रॉबर्ट वाड्रा से इस मामले में उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद रिपोर्टर ने मोबाइल से एक तस्वीर ली और वाड्रा आपा खो बैठे और कहा कि इन पर पुलिस केस करो। दरअसल बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त व मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ी याचिका को राजस्थान उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। हालांकि वाड्रा को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है और पूर्व में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी गिरफ्तारी पर रोक के अंतरिम आदेश को 2 सप्ताह तक जारी रखने का फैसला सुनाया है। बीकानेर भूमि घोटाला ईडी के ECIR यानी एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें 275 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त शामिल थी। आरोप के मुताबिक वाड्रा ने 72 लाख रुपए में जमीन खरीदने के बाद कई करोड़ रुपए में जमीन बेचकर 615% मुनाफा कमाया। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा मॉरीन वाड्रा से ईडी ने 2019 में मामले के संबंध में पूछताछ की थी। बाद में उन्हें कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने राज्य पुलिस की तरफ से दर्ज FIR के आधार पर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। गौरतलब है कि रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया कर्मी के प्रति ऐसा रवैया कोई पहली बार नहीं दिखाया। इससे पहले नवंबर साल 2014 में भी रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा के विवादास्पद जमीनी सौदे को लेकर पूछे गए सवाल पर एक रिपोर्टर पर भड़क गए थे। उन्होंने रिपोर्टर से बदसलूकी करते हुए माइक को जोर से झटका दे दिया था। इस पूरे मामले में रॉबर्ट वाड्रा के करीबियों ने सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि वाड्रा ने न्यूज एजेंसी का माइक नहीं देखा था, उन्हें लगा कि निजी फोटोग्राफर ने सवाल पूछा है। बहरहाल लोकतंत्र की दुहाई देने वाले गांधी वाड्रा परिवार के सदस्य एक बार फिर से लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत यानी सवाल पूछने को लेकर ही भड़क गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।